देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि उत्तराखंड में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी प्रधानों के लिए बड़ी घोषणा की है। बता दें, सीएम धामी ने कोरोना काल में काम करने के लिए 10,000 रुपए के प्रोत्साहन राशि देने और पंचायत प्रतिनिधियों पर कोविड के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने का ऐलान किया है। गांधी पार्क में आयोजित कुमाऊं मंडल के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के लोक योजना अभियान में ये घोषणा की गई है। वहीं सीएम धामी ने आज रुद्रपुर में लोक योजना अभियान 2021 राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का शुभारंभ किया। बता दें, रुद्रपुर के गांधी पार्क में पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन को सीएम धामी ने संबोधित किया। लोक योजना अभियान 2021 के तहत होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का प्रशासनिक अधिकारियों ने जायजा भी लिया। सम्मेलन में कुमाऊं मंडल के सभी 6 जिलों के जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य शामिल हैं। देखिए, जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनकी जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लागू करने में, उनका क्रियान्वयन करने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए एक दिन की कार्यशाला थी और पंचायत प्रतिनिधियों का प्रोत्साहन हो, उसके लिए हमने सभी का मानदेय बढ़ाया है और सभी को जो भी कोविड काल में जो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे उन मुकदमों को हमने वापस लेने की घोषणा की है। साथ में जो भी सरकार की अन्य योजनाएं हैं उन योजनाओं को सीधे लाभ मिले, उनके माध्यम से जनता को लाभ मिलना चाहिए, इसलिए हमने कार्यशाला में आए। और देखिए, वहीं उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य के पूर्व सीएम हरीश सिंह रावत को बड़ा झटका दिया है। असल में हरीश रावत खुद को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाए हुए थे। वहीं पार्टी के स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने साफ किया है कि राज्य में पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस दिसंबर तक अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है, लेकिन टिकट उन लोगों को मिलेगा जिसका सर्वे में रिपोर्ट कार्ड अच्छा होगा। पार्टी महिलाओं और युवाओं को टिकट के लिए तरजीह देगी। हालांकि राज्य में लंबे समय से कांग्रेस में चुनावी चेहरे को लेकर तकरार चल रही है और पूर्व सीएम हरीश रावत आलाकमान पर चुनाव में उन्हें सीएम चेहरा बनाने का दबाव बनाए हुए, जबकि कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह केवल सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ने की वकालत करते रहे हैं। इससे पहले प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी सामूहिक नेतृत्व की बात कर चुके हैं। लिहाजा अब स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि पार्टी चुनाव के सीएम के फेस के साथ नहीं उतरेगी। वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई। इसी कड़ी में बीजेपी ने बैठक के लिए बीजेपी नेतृत्व 2 दिवसीय सम्मेलन कर रही है। इस बैठक में उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी और आरपी सिंह के साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शामिल रहे। इस दौरान बैठक में प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। कहा कि राज्य में लोग भाजपा को समर्थन देंगे। राज्य की 11 विधानसभाओं के कोर ग्रुप की बैठक भी आगामी चुनावों को रणनीति बनाने के लिए बैठक हुई है। बताते चलें, बीजेपी के मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक भी जल्द होने वाली है। बैठक के एजेंडे में राज्य भर में पार्टी नेताओं द्वारा संबोधित की जाने वाली रैलियों पर चर्चा शामिल होगी। वहीं उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही। बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने देहरादून में चुनाव प्रबंधन समितियों के साथ बैठक कर पार्टी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की और चुनावी रोड मैप पर मंथन किया। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से चुनावी तैयारियों में तेजी लाने के साथ ही पूरी सक्रियता के साथ जुटने का आह्वान किया। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह चुनाव प्रभारी लॉकेट चटर्जी और आरपी सिंह बुधवार को देहरादून पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक के बाद एक बैठक की। पहली बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई। इस बैठक में चुनावी रणनीति बनाने के साथ ही विपक्ष के हमलों का जवाब देने पर भी चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में संभावित दावेदारों के चयन को लेकर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर भी मंथन किया गया। इस बैठक में उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी और आरपी सिंह के साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शामिल रहे। वहीं कांग्रेस की प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी ने संभावित प्रत्याशियों की दावेदारी को परखने और टिकट के लिए चयन प्रक्रिया का फॉर्मूला तय कर लिया है। जिला
इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि टिकट के दावेदारों के आवेदन सीधे प्रदेश चुनाव समिति को भेजे जाएंगे। इन आवेदनों की छंटनी प्रदेश चुनाव समिति के स्तर पर होगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि 2022 के चुनाव में जिताऊ चेहरे पर भी पार्टी दांव खेलेगी। टिकट तय करने का सबसे बड़ा आधार यही रहेगा। आपको बता दें, कांग्रेस की 9 सदस्यीय प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पहली औपचारिक बैठक हुई। इसके साथ ही कमेटी ने पार्टी नेतृत्व के निर्देशों के मुताबिक कामकाज संभाल लिया। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे व 2 सदस्य अजय कुमार व वीरेंद्र सिंह राठौर हैं। कमेटी में 7 पदें सदस्य हैं। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश सह प्रभारी राजेश धर्माणी और दीपिका पांडे सिंह शामिल रहे। आज विजय शंखनाथ यात्रा का शुभारंभ आप प्रभारी दिनेश मोहनिया ने किया। यात्रा का शुभारंभ रोजगार गारंटी यात्रा का चौथा चरण 28 नवंबर से शुरू होगा। आम आदमी पार्टी आज से विजय शंखनाथ यात्रा शुरू करने जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत कुमाऊं की 4 विधानसभाओं से होगी। यात्रा का शुभारंभ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने किया है। इस यात्रा की शुरुआत कुमाऊं की 4 विधानसभाओं के दौरे से होगी। आप प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इस दौरान वो पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और आगामी चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। मोहनिया विधानसभाओं में समीक्षा बैठक भी करेंगे। वहीं घर घर पार्टी के प्रचार प्रसार की नीतियों पर भी अहम चर्चा होगी। बता दें, पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा का चौथा चरण भी 28 नवंबर से शुरू रहा है। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल 28 नवंबर से गढ़वाल मंडल की 7 विधानसभा क्षेत्रों में रोजगार गारंटी यात्रा निकालेंगे। 28 नवंबर को बद्रीनाथ, 29 नवंबर को थराली, 30 को कर्णप्रयाग और 1 दिसंबर को रुद्रप्रयाग, 2 को केदारनाथ, 3 को श्रीनगर और 4 दिसंबर को देवप्रयाग में विजय शंखनाथ यात्रा निकाली जाएगी। और 2022 के विधानसभा चुनाव आते ही इसे लेकर के सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं। चुनावी दौर में ही बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं इस दौरान कांग्रेस के जिला पर्यवेक्षक रश्मि पवार के रानीखेत पहुंचने पर रानीखेत विधायक करण महारा सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। रानीखेत विधानसभा में कांग्रेस के जिला पर्यवेक्षक रश्मि पवार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं के साथ रानीखेत द्वाराघाट सल्ट की बैठक ली, जिसमें रानीखेत विधायक द्वाराहाट के पूर्व विधायक, सल्ट विधानसभा के कार्यकर्ता व विधानसभा चुनाव के दावेदार बैठक में मौजूद थे। पर्यवेक्षक रश्मि पवार ने कहा कि AICC ने उन्हें पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी है और वो चुनाव के दौरान तीनों विधानसभाओं में रहकर कार्यकर्ताओं और कैंडिडेट के बीच सामंजस्य को बनाएंगे। इस मौके पर रानीखेत विधायक करण महारा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार
और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव समय पास आते ही समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। पार्टी का दावा भले ही इस बार सत्ता में आने अथवा सत्ता के नजदीक रहने का है, लेकिन हकीकत यह है कि सपा का पूरा प्रयास राज्य में अपनी वोट प्रतिशत बढ़ाने पर रहेगा। कारण यह है कि राज्य गठन के बाद सपा किसी भी विधानसभा चुनाव में कोई सीट हासिल नहीं कर पाई है। इस बार पार्टी स्थानीय मुद्दों यानी जल, जंगल, जमीन, पिछड़े सामान्य वर्ग को 27% आरक्षण, पलायन रोकने को चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। इसके अलावा सपा क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है। मंगलवार को छत्तरधारी चालदा देवता की पालकी 67 साल बाद चक्राता के ठाणा गांव से समाल्टा के लिए रवाना हुई। देवता की पालकी को कंधा देने में श्रद्धालुगण आतुर रहे। इस मौके पर बिरमाऊ काड़ी में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी पालकी को कंधा दिया। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पालकी के दर्शन किए और अपनी मन्नतें मांगी। देवता की पालकी समाल्टा गांव पहुंची, जहां पर श्रद्धालुओं ने देवता की पालकी पर पुष्प वर्षा कर जोर शोर से स्वागत किया। पालकी को विधि विधान से गर्भगृह में विराजमान कराया गया। भिकियासैंण अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासैंण में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पेंशनर संगठन पिछले 92 दिन से तहसील मुख्यालय में धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार सीनियर सिटीजन के इस आंदोलन को नजरअंदाज कर रही है। संगठन के अध्यक्ष तुला सिंह तड़ियाल ने प्रदेश की धामी सरकार पर सवाल दागते हुए कहा कि तमाम जगहों पर प्रचार प्रसार के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए, जबकि पेंशनर्स व कर्मचारियों से उनकी सहमति लिए बगैर कटौती जनवरी 2021 से शुरू की जा चुकी है। इस प्रचार प्रसार से किसको लाभ मिला? उत्तराखंड में सैन्य धाम बनाया जाना है। इसके लिए सभी जिलों से शहीदों के गांवों से मिट्टी ला करके सैन्य धाम पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में नैनीताल के 4 वीर सपूतों के घर से मिट्टी उठाई गई। इस मिट्टी को पहले हरिद्वार ले जाया गया, जहां पूजा अर्चना आदि के बाद इस मिट्टी को देहरादून ले जाकर सैन्य धाम बनाया जाएगा। बता दें कि देहरादून में सैन्य धाम निर्माण के लिए सैनिक पुनर्वास कल्याण बोर्ड की ओर से प्रदेश भर के हर जिले, ब्लॉक और तहसील स्तर पर शहीदों के घर से मिट्टी लेने का काम किया जा रहा है। इसी के तहत आज सैनिक पुनर्वास कल्याण बोर्ड के कैप्टन पुष्कर सिंह भंडारी के नेतृत्व में शहीद सम्मान यात्रा नैनीताल पहुंची। वहीं स्थानीय लोगों ने शहीद सम्मान यात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा के नैनीताल पहुंचने पर कैप्टन भंडारी ने शहीद मेजर राजेश अधिकारी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और मॉल रोड पर रैली निकाली। उसके बाद शहीद मेजर राजेश अधिकारी के आवास पहुंचे, जहां से सैन्य धाम निर्माण के लिए मिट्टी एकत्रित की गई। इस दौरान कैप्टन पुष्कर सिंह भंडारी ने बताया कि 6 दिसंबर को कुमाऊं के 6 जिलों से शहीद जवानों के घरों की मिट्टी हरिद्वार लेकर पहुंचे। वहीं द्वितीय केदार मध्यमेश्वर की डोली ओमकारेश्वर मंदिर में पहुंची। यहां पर हजारों की जनसंख्या श्रद्धालुओं ने द्वितीय केदार मध्यमेश्वर के दर्शन किए। यहां पर 6 महीने तक श्रद्धालु केदारनाथ और द्वितीय केदार मध्यमेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। 3 दिवसीय मेला मानसून के मध्यमेश्वर का मेला आयोजित किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप रावत और छात्र प्रतिनिधि सौरभ भट्ट ने मेले का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय मेला मध्यमेश्वर किया जा रहा है। यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी हो रही है। उत्तराखंड के काशीपुर में नशा मुक्ति देवभूमि विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मां सरस्वती कॉलेज के संस्थापक पंडित सत्येंद्र चंद्र शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र छात्राओं के माध्यम से समाज, खासकर युवा वर्ग को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर उन्हें नशे से दूर रहने को संकल्पित करना है। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भी विचार व्यक्त करते हुए नशे से हमेशा दूर रहने और इससे दूरी बनाए रखने को प्रेरित करने पर जोर दिया। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ फिर से बढ़ने लगा है। देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में मिड टर्म ट्रेनिंग में आए 11 वरिष्ठ IFS अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए। सभी को
FRI परिसर स्थित हॉस्टल में आइसोलेट कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक 48 अधिकारियों का दल पहले लखनऊ ट्रेनिंग पर था, इसके बाद दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए गया। दिल्ली से दून प्रस्थान के दौरान सभी के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 8 अधिकारी संक्रमित पाए गए। इसके बाद दून में सभी 48 की सैंपलिंग की गई और 3 अन्य के साथ संक्रमितों की संख्या 11 तक पहुंच गई। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़।